नमस्कार। बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव अभियान आयुष्मान स्पेशल में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोरोना पर वार करने वाली सबसे जरूरी खबर। द लेसेंट की स्टडी में हवा से वायरस फैलने का दावा किया गया। हमने आपको वो दिखाया। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि अगर वो दावा सही निकला तो वायरस का इलाज कैसे होगा। बहुत ध्यान से देखिए। अगर हवा से फैला कोरोना वायरस से अब कैसे बचना। हवा ने अगर बढ़ाई रफ्तार वायरस पर कैसे किलर वार। हवा से अगर फैला संक्रमण बचने को क्या उठाएं कदम। हवा के रास्ते कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया। ये दावा प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की स्टडी में किया गया। इस दावे के सामने आने के बाद लोग दहशत में आ गए कि वायरस अब हवा में घुल चुका है। इसके बाहर से बचना अब नामुमकिन सा लगता है। हवा में फैलने के बाद वायरस बेकाबू हो गया है और कोहराम मचा रहा है। हालांकि इस स्टडी पर एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे हैं। कुछ इसे मानने को राजी हैं तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें इस स्टडी पर यकीन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1% मान भी लिया जाएगी कोरोना के बेलगाम होने के पीछे उसका हवा के जरिए फैलना एक वजह है, तो फिर इससे बचने के लिए अब क्या करना होगा। हमें वो कौन कौन से कदम उठाने होंगे जिससे हवा में फैल रहे संक्रमण को कम किया जा सके। इससे पहले कि हम आपको उन जरूरी कदमों की जानकारी दें जो हवा से फैल रहे संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाने में कारगर साबित हो सकते हैं, उससे पहले एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे यह अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना की ये रफ्तार वाकई बेहद खतरनाक है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 50,000 से कोरोना कितने दिनों में 2.5 लाख के पार पहुंच गया। पच्चीस मार्च 2021 को कोरोना के एक दिन में केस 53,476 थे, जो 11 दिन में बढ़कर 5 अप्रैल को 1 लाख के पार पहुंच गया और आंकड़ा 1,03,558 हो गया। इसके बाद महज 5 दिन में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 10 अप्रैल को 1.5 लाख के पार पहुंच गया। एक दिन में 1,52,879 केस दर्ज हुए। इसके बाद तो जैसे वायरस ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने की ठान ली। 5 दिन के भीतर 15 अप्रैल तक आते आते एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख के पार के सामने आए। आंकड़ा था 2,07,39। अब 3 दिन में बेकाबू वायरस ने छलांग लगाते हुए 18 अप्रैल को 2.5 लाख का आंकड़ा भी लांघ दिया और एक दिन के केस 2,61,500 तक पहुंच गए। वायरस की ये तेजी देखकर द लैंसेट की स्टडी पर यकीन किया भी जा सकता है कि वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है, लेकिन अभी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। इसकी स्टडी जारी है। अब आपको बताते हैं कि अगर वायरस हवा से भी फैल रहा है तो आपको बचने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले जरूरत घबराने और डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की है। मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर फहीम यूनुस के मुताबिक लैंसेट की स्टडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमें पता है कि कोविड बूंदों से लेकर हवा तक से फैलता है, लेकिन क्या वाकई इस दावे के बाद डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इस पर जाने माने एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। ये वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। जब हम बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, खांसते हैं या शाउट करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, तो ये वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, कण हैं, वो हवा में तैरने लगते हैं और वो हवा में 3 से 4 घंटे तक तैर सकते हैं और वो जब तैरते हैं तो दूसरे की सांस से अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब पता ही ये नहीं है कि पूरी हवा में वायरस फैला हुआ है। जो लोग इससे एयरबोर्न से शब्द से समझ रहे हैं कि वायरस अब हवा से किसी को भी लग सकता है
तो ऐसा नहीं है, बल्कि एयरबॉर्न का मतलब ये है कि ड्रॉपलेट्स से एयर स्प्रेड, और अगर आप 2 मीटर की दूरी नहीं रखें तो आपको डायरेक्ट ये नाक में सांस के जरिए जा सकता है। अब अलग अलग एक्सपर्ट्स इस दावे पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन अपने ट्वीट में डॉक्टर फहीम यूनिस आगे क्या लिखते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर फहीम के मुताबिक कपड़े के मास्क पहनना बंद कर दें, 2 N95 या KN95 मास्क खरीदें, एक मास्क एक दिन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद इसे पेपर बैग में रख दें और दूसरा इस्तेमाल करें। हर दिन 24 घंटे पर ऐसे ही मास्क अदल बदल कर पहने। अगर इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे तो हफ्तों तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर फहीम की माने तो कपड़े के मास्क के बजाय N95 या KN95 मास्क ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स भी क्या सही राय रखते हैं? कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कपड़े का मास्क मत लगाइए। मेरा कहना मास्क के ऊपर ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपके पास और कोई मास्क नहीं है तो आप कपड़े का लगा लीजिए, और कपड़े का अगर लेयर्ड मास्क है, 2-3 लेयर का है, कपड़े के मास्क का जो हमें लाभ है वो ये है कि इसको हम बार बार धो के सुखा सकते हैं धूप में, और बाकी मास्क आप धूप में नहीं सुखा सकते। इसलिए एक सर्जिकल मास्क अगर आप लगाएं और उसके ऊपर से कपड़े का लगाएंगे तो बिल्कुल वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। और N95 और KN95 मास्क तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होते हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं तो मिल जाता है, लगा लीजिए उसको, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मास्क लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। मास्क किस टाइप का है उसकी उतनी महत्वता नहीं है। मुंह और नाक पूरे अच्छे से कवर होना चाहिए। वो हवा से वायरस के फैलने और उससे बचने के दावों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। सब लोगों को सुनने और समझने के बाद यही लगता है कि कोरोना से अगर बचना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके काफी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जहां एक तरफ वायरस के हवा से संक्रमण पर अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बचाव के उपायों पर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। अब हमारी अगली रिपोर्ट आपको किलर कोरोना से बचाने वाली है। दूसरी लहर में वायरस जिस शक्ल में सामने आया है उसमें आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन महज 12 महीने के भीतर कोरोना का इतिहास और खतरनाक होकर इस तरह पूरे हिंदुस्तान के सामने आ जाएगा, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। तो 2021 में कोरोना कई रूप बदलकर पूरे देश को डरा रहा है। पिछली बार के मुकाबले कोरोना ने स्ट्रेन बदला है, फैलने का तरीका बदला है, अपना असर बदला है और लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। नया स्ट्रेन, नए लक्षण। कोरोना ने अपना रूप बदला तो कई नए लक्षणों ने इंसानी जिस्म पर असर दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना के लक्षणों की बात करें तो पहले बुखार आना, जुकाम, बदन दर्द, खांसी, स्वाद और गंध न पता चलना कोरोना के लक्षणों के तौर पर गिने जाते थे। अब सुनने की क्षमता में कमी, 8 से 12 दिन 102 और 103 डिग्री का बुखार चढ़ना उतरना, पसीना आना, दस्त, सिर और आंखों में दर्द जलन जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना वायरस का असर बच्चों में ना के बराबर था, अब बच्चे भी नए वायरस का शिकार हो रहे हैं। बच्चों से बड़ों में वायरस फैलने की आशंका तेजी से बढ़ रही है। कि आज कल के परिवेश में अगर किसी को बुखार होता है, किसी को गला खराब है, तो उसको कोविड मानना चाहिए टिल प्रूव्ड अदरवाइज, और लक्षण अगर हैं तो फिर कोविड टेस्ट करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो लक्षण रहित हैं
वो भी कोविड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। किसी को बाहर विदेश जाना है, एयरलाइन मांग रही है इसलिए कोविड टेस्ट करा रहे हैं। फिर कोई संपर्क में आ गया वो कोविड टेस्ट करा रहे हैं, अपने को आइसोलेट नहीं कर रहा। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी लैब्स हैं उन पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है और वो रिपोर्ट समय से नहीं दे पा रहे। अगर रिपोर्ट समय से नहीं देंगे और 3-3, 4-4 दिन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में लगेंगे तो फॉल्स नेगेटिव रेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो वायरस जो आपने सैंपल में लिया है वो सैंपल ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए लक्षण है तो जरूर आप करें। बुखार सबसे बड़ा लक्षण है, गला, खांसी, सांस फूलना, बाकी यही मुख्य लक्षण है। और फिर बाकी लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि बुखार की जो सबको होता है। कौन सा टेस्ट है बेस्ट? देश के लगभग सभी हिस्सों से सामने आ रही इस तरह की तस्वीरों को कोरोना प्रकोप की बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन लापरवाही और कोरोना के खतरे को खत्म मान चुके लोगों की बेफिक्री के साथ साथ कोरोना टेस्टिंग को लेकर सामने आ रहे आंकड़े और तरीके को भी कोरोना महामारी के फैलने की बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट में शरीर के कई हिस्सों से सैंपल लिया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में नाक से स्वैब लिया जाता है। आरटीपीसीआर के नतीजे आने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट 20 मिनट में आ जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट की विश्वसनीयता सबसे सटीक मानी जाती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के फास्ट रिजल्ट कई बार सही नहीं होते और कोरोना पॉजिटिव होने पर भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। नए कोरोना स्ट्रेन्स ने कोरोना के टेस्ट रिजल्ट्स पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट को लेकर क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। ये दोनों बहुत अलग अलग टेस्ट हैं। रैपिड एंटीजन जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है, आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जबकि रैपिड एंटीजन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि रिलायबल नहीं है। अब इसका सवाल का जो इस सवाल में ज़रूरत पैदा हो रही है इसके डिस्कस करने की, वो इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि बहुत से केसेस में आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और सिम्टम नहीं है, और बहुत से जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा पाया गया है 10 से 15% केसेस में जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव है और सीटी स्कैन में चेंजेस पाई गई हैं और पेशेंट बीमार है, उसको कोरोना के लक्षण है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर को ये वायरस धोखा दे रहा है। तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं कि या तो वायरस म्यूटेंट हो गया है, तो म्यूटेंट वायरस को जो क्लासिकल आरटीपीसीआर है वो पकड़ नहीं पा रहा है। आरटीपीसीआर की अभी हाल ही में मैंने सुना है कि किट 100 रुपये की हो गई है, तो अगर हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आएगा। तीसरा टेक्निक जो है नाक से जो सैंपल लिया जाता है और गले से लिया जाता है, अगर वो टेक्निक ज़रा सी भी परफेक्ट नहीं होगी और प्रॉपर नहीं होगी तो आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। और चौथा ये है कि आरटीपीसीआर के बारे में हमें पहले से ही पता है, ये बावजूद इसके एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, 70% लोगों में ही पॉजिटिव होता है। वैक्सीन ही सहारा। दुनिया समेत हिंदुस्तान में कोरोना से जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होने की कई खबरें सामने आई हैं। दरअसल पहली डोज आपके शरीर को वायरस पर प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। पहले डोज के बाद आपका शरीर एंटीबॉडीज तैयार करता है। वहीं दूसरी खुराक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करके आपके शरीर को पूरी तरह से वायरस के खिलाफ तैयार करता है। जब दूसरा शॉट लिया जाता है तो उस समय शरीर में पहले इंजेक्शन से तैयार एंटीबॉडीज और स्पाइक प्रोटीन की मेमोरी मौजूद रहती है। दूसरी डोज के शरीर में पहुंचते ही कोशिकाएं इसे पहचान लेती हैं और अधिक मजबूत प्रतिक्रिया शुरू करती हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को तेज बुखार जैसे लक्षण या दूसरे साइड इफेक्ट सामने आते हैं। वैक्सीनेशन के बाद सेहत का ध्यान रखना और पूरा आराम बहुत जरूरी है, वरना शरीर को नुकसान हो सकता है। कोविशील्ड है उसकी एफिकेसी 80% है, तो 20% लोगों को फिर भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोविशील्ड की एफिकेसी
76% है, 24% लोगों को हो ही सकता है अगर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी है। तो बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिए कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी के साथ नहीं है, और हमारी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो विदेशी 2 वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना, उससे कम है। इलाज और दवाएं सिर्फ एक कोशिश है, कोरोना का भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसलिए जरूरत है सावधानी की, मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की। नहीं तो संक्रमण का बढ़ता दायरा थामने के लिए सिवाय लॉकडाउन और नुकसान के कोई और चारा नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना ब्लास्ट के बाद देश में पैदा हुए हालातों की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे कोरोना ने देश के हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ रखी है। अस्पताल बीमार हो गए हैं और इलाज के अभाव में मरीज तड़प रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल से सामने आया है। आरोप है कि यहां पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। बंदे को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। इस बात का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज है। अब सांस भी लीजिएगा तो पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि कोरोना काल ने जो दर्द दिया है उससे एक एक सांस के लिए इंसान तड़प रहा है। सबसे जरूरी बात, सरकार और सिस्टम के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिएगा कि अस्पताल में भर्ती हो जाए और सांसों के सिलेंडर से ऑक्सीजन देकर सांस में सांस आए। बंदे को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। इस बात का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज में डीन की लापरवाही है, जिसके कारण आज मृत्यु हुआ लोगों का। देखने तक 20 लोग मारे गए, 20 लोग। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के अस्पताल तो खुद ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो भला कैसे मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन ना मिलने से जिंदगी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती उनके मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे परिजन की डेथ हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हो गई है, और कितने लोगों को हुई है अभी पता नहीं है, पर बताया जा रहा है कि 15-20 लोग करीबन का हो गया। तो ऑक्सीजन के कारण बताया जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, इसके कारण हो गया। तो से बात हुई है तो वो बोले, वो अभी कुछ बोले नहीं है, बॉडी के लिए अपन बोले हैं घर ले जाने के लिए, तो बोले कि मना कर रहे हैं, घर ले जाने के लिए नहीं। मामले ने तूल पकड़ा तो बात डीएम से लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक जा पहुंची। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे सिस्टम से अपनी अपनी दलीलों की बाढ़ आ गई। ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। सुबह 8 बजे तक जो अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नागेल सिंह ने मुझे बताया था कि सुबह 8 बजे तक 6 डेथ रिपोर्ट हुई है, और वो 6 डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। वो डेथ क्रिटिकल पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिड था, उनकी वजह से हुई है। और हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई है। ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी सैकड़ों सिलेंडर मौजूद है और कंटिन्यूअस हमारी सप्लाई चल रही है। हमने स्वयं प्रशासन से वहाँ के बात की, जो वहाँ के डीन से बात हुई, और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे, और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।